हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार सीजी मैपोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे डीआई डाटा इंटरप्रेशन के बारे में हम जानेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम एडीआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, पहला एक एक चार्ट दिया गया है, एक आयत वाला एक डायग्राम है। यहाँ पर देखते हैं कि निर्देशानुसार उपयुक्त आयत चित्र की किसी कस्बे की जनसंख्या और आयु को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, आयत चित्र की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ठीक है, जो भी आयत में डाटा दिया गया है, यहाँ पर ये वाला जो रो है व्यक्तियों की संख्या 1000 में दिया गया है, और ये आयु वर्ग है, अलग अलग आयु के वर्ग के लोग और उनकी ये संख्या को दर्शाया गया है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? हमने क्या देखे भाई कि यहाँ पर जो ये वाले डाटा है, इसकी यदि हम बात करें, ये वाले रो की बात करें, तो ये वाला रो जो है ना, ये व्यक्तियों की संख्या को शो अप कर रहा है कि भाई इनकी संख्या हजारों में है। जैसे ये 10,000, 15, 20, 25 से 30,000 तक का रो दिया गया है। और ये जो नीचे वाले जो है, ये विभिन्न वर्गों के जो व्यक्ति हैं उनके आयु को दिया गया है। क्लियर है? तो इसी के आधार पर हम सवालों को क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल दिया गया है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। सवाल दिया गया है, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? अब भाई कस्बे की कुल जनसंख्या हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आयु वर्ग का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या किया, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, यही कस्बे की संख्या को क्या करेगा, शो अप करेगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई 0 से 10 वर्ष की आयु के जो लोग हैं व्यक्ति, की संख्या 10 के रूप में, मतलब 10,000 है। ठीक है, ये 15, 10, 15 कितना हो गया, 25, 25 और 25 कितना हो गया, 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई 70, 70 और 10 कितना हो गया, 80, 80 और 15 95, 95 और 500, 100 और 20 कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 120। ठीक है, और इनकी संख्या हजारों में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? 1000 से जैसे गुणा करेंगे, 120 का गुणा यदि हम 1000 के साथ कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप देख पाओगे कि इनकी जो संख्या होगी इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगा। आप काउंट को लिखाई दही, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, मतलब 1,20,000 जो होगा कस्बे की कुल जनसंख्या को शो अप करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भाई हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 जो होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारे पास होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? जो जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, पाई चार्ट को देखना है, और चार्ट के अकॉर्डिंग हमको सवाल का सवाल जो भी सवाल होगा उसको डील करना है। क्लियर है? मैंने क्या किया, यहाँ पर बोला गया था कस्बे की कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या को मैंने क्या कर लिया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो भी आया उसका गुणा 1000 से कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, उस कस्बे की कुल जनसंख्या मिल गया। क्लियर है? अब हम सेकेंड वाला सवाल देखेंगे। देखिएगा, सेकेंड वाला सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या और सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम या अधिक है, ये पूछा गया है। एक तो सबसे अधिक आयु वाले लोग और एक सबसे कम आयु वाले लोग, इन दोनों आयु वर्ग के लोगों के बीच कितना कमी या ज्यादा ही, ये आपसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, पाई चार्ट को ध्यान से देखते हैं। सबसे कम आयु और सबसे अधिक आयु, ध्यान समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि ये 0 से 10 साल आयु के बच्चों की संख्या है, बच्चे ही होंगे, और ये 70 से 80 साल वाले सबसे आयु वाले लोग हैं। क्लियर है? तो बच्चों की जो संख्या की बात करें, 0 से 10 साल, इनकी संख्या 10,000 है, और जो सबसे अधिक आयु है 70 से 80 साल के बीच है, इनकी संख्या 20,000 है। तो हम एक चीज तो देख लिए कि अधिक आयु के जो लोग हैं वो कम आयु के लोग से 10,000 ज्यादा है। कितने हजार ज्यादा है भाई? 10,000 ज्यादा है। 10 में 100, 1,000 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो हम कहेंगे भाई 10,000 अधिक होगा। कितना हो जाएगा? 10,000 यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा, और यही हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना कि भाई एक स्लाइड है, स्लाइड को जैसे जैसे चढ़ाते जाऊंगा ये क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब मैं इरेज कर दिया हूँ, आपको समझ आएगा कि कितना है, 10,000 ज्यादा है। कम आयु वालों की संख्या से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या जो है वो 10,000 ज्यादा है। अब हमारे पास जो सवाल है उस पर एक बार नजर डालते हैं कि भाई ये हमारा सवाल था कि यहाँ पर पूछा गया सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम या अधिक है। तो हमको पता है अधिक है, और कितना अधिक है, तो हम देखें कि भाई 10,000 अधिक है। कितना अधिक है? 10,000। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फटाफट नोट करते जाना है, नहीं तो क्या होगा, कुछ ही देर में ये इरेज हो जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बोला गया नेक्स्ट सवाल कि आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति की कुल कितने प्रतिशत है बोला गया है ना। आयु वर्ग जो 30 से 40 साल के हैं के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत है, ओवरऑल में से कुल कितने प्रतिशत है, ये हमको पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई एक चीज आपको पता होगा, डाटा इंटरप्रेशन में जो भी एक बार डाटा यूज करोगे या निकालोगे उसी का यूज बार बार करना होता है। हमको पता है कि उस शहर की कुल जनसंख्या कितना था, 1,20,000 था। मैंने शुरू में लिखाया था इस चीज को। अब हमको देखना है 30 से 40 वर्ग, 30 से 40 वर्ष, तो 30 से 40 वर्ष की जो जनसंख्या ये 20 दिखाई दे रहा है, मतलब 20,000 है। क्लियर है। टोटल सम आया था 120 और 30 से 40 साल की बात करें हम, 30 से 40 साल की बात करें, 30 से 40 साल आयु की बात करें तो उनकी संख्या 20 है। और ओवरऑल जो सम आया था ये कितना आया था, तो हम कहेंगे भाई इसका टोटल सम 120 आया था। इतना सबको पता होगा। क्लियर है। अब हमको पूछा गया कि इनका प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई 30 से 40 साल वाले व्यक्तियों की संख्या 20 है, कुल जनसंख्या 120 है। 1000 का लिखने गुणा करने का क्या मतलब बता, तो है ना भाई, 1000 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मैंने कर दिया यहाँ पर 100 का गुणा, हमको चूंकि परसेंट पूछा गया है तो 20 से कम 20 और ये कट जाएगा 6 से काटेंगे तो आप कहोगे 16 छक्के 96, बच जाएगा हमारे पास 4 और ये 6, तो और काटने पर 2/3 प्रतिशत हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत है, तो मैंने कहा 16 से 2/3 प्रतिशत होना चाहिए और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फटाफट क्या करना है, इस सोल्यूशन को लिखना है और क्वेश्चन को बाद में देखने को मिल सकता है क्योंकि अब भी ये फिर से क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप कि आप लिख ले होंगे। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या था। ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर दिया गया था अप्रोक्सीमेट दिया गया है 30 से 40, तो यहाँ पर क्या मार देंगे हम, 16% मार देंगे अप्रोक्सीमेट डाटा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आबादी का 1/6 भाग कौन से आयु वर्ग का करता है बोला गया है। तो अभी हम देखेंगे 1/6 का मतलब क्या होता है भाई। तो आप कहोगे 1/6 का मतलब ये है कि यदि मैं 1/6 लिखना चाहूँ तो हमारे पास टोटल आबादी कितना है, तो आप कहोगे टोटल आबादी तो 120 है। कितना है, 120 है। ठीक है, मतलब 6 का कितने गुना है, तो आप कहोगे भाई ये तो 20 गुना दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार एक का यदि मैं 20 गुना कर दिया मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 20 से कम कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब 20 होना चाहिए। और 20 अब भी हमने देखे कि 20 किसका था, तो हम देखें 30 से 40 वर्ष आयु के जो लोग हैं इनकी संख्या 20,000 था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। हमेशा याद रखना डाटा इंटरप्रेशन में एक बार यदि यूज किए जो डाटा, वो डाटा कई बार यूज हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, फटाफट इन सवालों को भी क्लियर कर सकते हैं। देख लेते हैं कि 20 किसका है, तो मैंने कहा 30 से 40 और यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से हम देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में क्या था। तो हम देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास चार्ट है कि भाई 20 केवल किसमें है, तो 20 केवल आपको दिखाई दे रहा है 30 से 40 वर्ष आयु के जो लोग हैं उनकी संख्या 20 है और यही टोटल का कितना होगा, 1/6 भाग होगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल हो गया, ये वाला सवाल, यहां से इतने सवाल बनते हैं, उन सवालों को मैंने लिख दिया। अब हम दूसरा चार्ट देखते हैं। दंड चार्ट है, ये एक प्रकार का दंड चार्ट है। यहाँ पर नीचे दिए गए दंड चार्ट का ध्यान से अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई एक दिया गया है जिसमें ऑटो सेल्स का विभिन्न वर्षों में बिक्री दिया गया है। 1990 में कितना बिक्री हुआ, 1991 में कितना बिक्री, 1992 में कितना बिक्री, उसी प्रकार 93 और 94 की बिक्री को 1000 में दिया गया है। ये जो भी रो होगा ये हजारों का है। ठीक है भाई, कि 1990 में यहाँ पर दिख रहा है 60, मतलब 60,000 को शो अप करेगा। 1991 में 40 दिख रहा है, मतलब 40,000। 1992 में यहाँ पर आपके पास 100 दिख रहा है, मतलब 1,00,000। और 1994 में 80 दिख रहा है, मतलब 80,000 ऑटो सेल्स की बिक्री हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से जो सवाल बनेंगे, यदि ये छोटा हो जाता तो काम आसान हो जाता है हमारा। ठीक है, देखिएगा ये सवाल हमारे पास कि वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है बोला गया है। अब ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि भाई 1993, तो मैंने कहा 1993 में कितनी बिक्री हुई है, तो 1993 में चार्ट को देखने पर समझ आ रहा है 1,20,000। कितने की बिक्री हुई है, 1,20,000। मैंने कहा भाई कि यहाँ पर 1,20 का हुआ है बिक्री। ठीक है, 1993 की बात करें तो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। 1993 की यदि हम बात करें 1993 में तो कितने की बिक्री, मैंने कहा 1,20,000।
या 1,120 के, ठीक है। अब इतने ही लिखते हैं। 1990 की बात करें तो 90 में कितने की बिक्री हुई थी, तो आप कहोगे तो यहाँ पर तो 60 की बिक्री हुई है। 1990 में बिक्री हुई है 60 की। तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पर कितना ज्यादा हुआ है 1993 में 1990 की अपेक्षा, तो आप कहोगे भाई 60 ज्यादा हुआ है। और हमको पता है कि ये जो भी बिक्री हुआ है ये हजारों में हुआ है, तो आप हजार का गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट हजार लिख सकते हो। तो कितने हजार एक्स्ट्रा हुआ है, अधिक हुआ है, तो हम कहेंगे भाई 60,000 अधिक बिक्री हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। कुछ ज्यादा ही छोटा हो जा रहा है ना, ऐसे भी तो बाद में यूज करेंगे। फिर दिया गया है वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों की बिक्री में कमी आई है। पहले वाले वर्ष और उसके बाद वाले वर्ष में कहां पर कमी देखने को मिला है ये पूछा गया है। 3 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 5 बार या 7 बार। हम एक चीज कह सकते हैं, हमारे पास 7 बार नहीं हो सकता, नहीं 5 बार हो सकता है। क्लियर है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। 1990 से 94 इन 5 दशकों की बात है, तो मैं 7 को तो यूं ही काट दूंगा और 5 को भी काट दूंगा, क्योंकि 5 साल में हर बार कमी तो हुआ नहीं है, हमने देखे हैं अभी, है ना भाई, जो दंड आलेख है उसको देखे हैं, तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो आपके पास 2 और 3 ही 2 ही ऑप्शन होते हैं। 1990 से 1994 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्ष, मतलब पहले और उसके बाद वाले वर्ष में कहां कमी हुआ है उसको पूछा गया है। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये हमारे पास कुछ वर्ष दिखाई दे रहे हैं। अब पहले वाले वर्ष से कमी होना चाहिए, तो हम समझ गए कि पूर्ववर्ती वर्ष से कमी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने कहा कि 1990 में 60,000 की बिक्री हुई, कितने की, 60 की। 1991 में 40 की बिक्री हो गई। फिर उसके बाद 1992 में 100 की बिक्री हो गई। उसके बाद 1993 में 120 की बिक्री, और फिर 1994 में कितने की बिक्री हुई है, तो मैंने कहा 80 की बिक्री। अब पहले वाले से जस्ट कमी पूछा गया, तो मैं समझ गया कि 60 से एक बार कम हुआ है 40, ये 1 साल हुआ ऐसा। फिर उसके बाद ये तो बढ़ा है, तो ये वाला चार्ट तो ले नहीं सकते, बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है, तो ये वाला भी नहीं ले सकते। फिर कमी वाला लेना है, तो कमी कहाँ हुआ है, एक बार और हुआ है। कब, मतलब 1993 में 120 था, 1994 आते आते 80 हो गया, मतलब एक बार और कमी हुआ। तो कितने वर्षों में कमी हुआ, तो हम कहेंगे भाई ओवरऑल 2 वर्ष ऐसे हैं जिसमें कमी देखने को मिला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन। यहाँ पर फिर से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कौन कौन से वर्ष है जहां पर कमी हुआ है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, 2 साल ऐसा हो है कि जब अपने पूर्ववर्ती वर्षों से इसकी बिक्री में कमी आया है। क्लियर है, आया समझ में। देखते हैं अगला सवाल। In which year the percentage of increase in sales was the highest compared to the previous year? Find the year and percentage. आपको ये बोला गया है कि भाई ऐसे कौन से वर्ष है जो अपने पूर्व वर्ष है ना, प्रीवियस बोला गया है यहाँ पर, ध्यान समझना, प्रीवियस ईयर के तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है और वृद्धि का परसेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए बताया गया है। अब यदि हम देखें वृद्धि का परसेंट की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से समझना, अब वृद्धि होना चाहिए, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर कमी हुआ है उन वर्षों को तो ले नहीं सकते, तो मैं 1990 को नहीं ले सकता क्योंकि उसके बाद जस्ट कमी हुआ है। उसी प्रकार 1994 को नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर भी जस्ट कमी हुआ है। आया समझ में, मुझे वृद्धि वाला बताना है। तो यहाँ पर बिक्री हुआ 40 का, उसके जस्ट बाद बिक्री हो गया 1992 में कितने का, मैंने कहा 100 का, ठीक है। उसके जस्ट बाद फिर बिक्री हुआ अधिक 120 का। अब हम तो एक चीज तो समझ गए कि भाई यहाँ पर 40 से 60 ज्यादा बिक्री हुआ और यहाँ पर 100 से 20 ज्यादा बिक्री हुआ। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा बिक्री 1992 में हुआ है भाई। कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ, कितना ज्यादा बढ़ा, तो मैंने कहा 60,000 बढ़ गया। बढ़ा 60,000, किस में बढ़ा, 40,000 में बढ़ा। तो यहाँ पर यदि मैं परसेंट निकालना चाहूँ इसका, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान समझना, 1991 में 40 था, लेकिन 1992 होते हुए थे ये 60 बढ़ा क्योंकि 100 हो गया, ठीक है। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि 60 बढ़ गया, और इसी का परसेंट यदि निकालना चाहूँ तो मैं 100 का क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब ध्यान से देखना, ये हम काट सकते हैं क्या, यहाँ पर काट देंगे यदि हम, तो आप कहोगे कि भाई ये 20 से कट जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और 100 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300%। 300% बढ़ गया क्या, 300%, लेकिन 150% बढ़ना चाहिए,
कितना बढ़ेगा, केवल 150% बढ़ना चाहिए। यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, अच्छा ये 2 से काटना भूल गया है ना। उसके बाद इसको हम 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 50 दिन में। 50 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 150%। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 1991 के बाद जो 1992 आया, वहां पर टोटल 150% की बिक्री हुई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, मैंने कहा भाई 1992 में कितने परसेंट की बिक्री हुई हाईएस्ट, तो हम कहेंगे भाई 150% की इंक्रीज हुई है ना। 150% पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में ज्यादा बिका है। क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं, इरेज कर रहा हूं, नोट कर लो फटाफट, देखिएगा जे वाला 1992 में 150%, और यही हमारा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, ऑटो सेल्स के बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। लगातार वृद्धि हुई है बोला गया, मतलब कमी नहीं हुई है। जो वृद्धि होना चालू हुआ तो होते ही गया, होते हुए हो गया, ये बोला गया है। तो हम यहाँ पर फिर से एक बार अपनी चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैं ये कहूंगा कि भाई यहाँ पर 1990 से 91 आते आते कमी हुआ, क्या हुआ, तो ये तो हुआ नहीं। लगातार वृद्धि बोला गया है, तो एक बार वृद्धि हुआ आपके पास यहाँ पर, मतलब 1991 से जब 92 पहुंचा तब बढ़ा, उसके बाद फिर से यहाँ पर वृद्धि हुआ है। 92 से जब 93 गया तो भी बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि लगातार वृद्धि 2 वर्षों में हुआ है, तो 1992 में और 93 में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो कमी हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1992 और 93 में, 1993 इन दोनों वर्षों में लगातार इसमें वृद्धि हुई है बिक्री में। क्लियर है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर देखना, इरेज कर दे रहा हूं, आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 92 और 93, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर एक और सवाल है कि वर्ष 1993 की तुलना में 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। 1993 की तुलना में 1994 में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये बोला गया है। अब मैं ये कहूंगा आपसे कि भाई 1993 में बिक्री हुई कितनी, तो आप कहोगे कि 1993 में बिक्री हुई टोटल, मैंने कहा यहाँ पर 120 की। ठीक है, 1994 की बात करें तो 1994 में बिक्री कितने की हुई, तो आप कहोगे भाई 80 से। मतलब कितने की कमी हुई है, तो मेरे प्यारे भाई मैं समझ गया कि यहाँ पर 40 की कमी हुई है। ठीक है, किस वर्ष में, 1993 की तुलना में, मतलब 120 में कंपेयर करेंगे, इनटू क्या कर सकते हैं 100। आप कहोगे 40 कम 40 और 40 दिया 120, और यदि 100 को 3 से भाग दे दिया जाए तो मुझे लगता है इसका आंसर मिल जाएगा 33.33% की कमी हुई है। कितने परसेंट की कमी हुई है, तो हम कहेंगे भाई 33.33% की कमी हुई है। 1993 से 1994 आते आते ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने परसेंट की कमी हुई, 33.33%, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फटाफट नोट करो या तो समझ लो भैया एक ही बार में। क्लियर है, इरेज कर दे रहा हूं मैं, देखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 33.33%, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 1993 में हम देखें 120 की बिक्री हुई और 1994 में 80 की बिक्री हुई, तो हम समझ गए कि यहाँ पर 40 की कमी हुई है। किसमें से भाई, 120 में कमी हुई है ना। तो हम यहाँ पर जैसे ही 100 का गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, काटने पर कितना मिल जाएगा आपको, 33.33% मिल जाएगा, और इतनी परसेंट की कमी हुई है हम बता सकते हैं। बहुत आसान होता है डीआई, है ना। डीआई बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको याद रखना है एक ही डाटा को कई बार, पूरा डाटा, कौन कौन से डाटा यूज हो रहा है, इन चीजों को आपको फटाफट माइंड में लेना है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। ये आपके पास कोई दूसरा चार्ट दे रखा है, ठीक है। अब बोला गया कि नीचे दिया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता है, उसका अध्ययन करके प्रश्न को उत्तर देना है। और कुछ लिखा है इसमें नहीं, बस इतना ही है भाई। ठीक है, विभिन्न मदों में होने वाले खर्च को परसेंट के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि भाई जैसे यहाँ पर कपड़े पर 11%, किराए पर 15%, भोजन पर 45%, अन्य पर 6%, शिक्षा पर 15% और ईंधन पर 9% का खर्च हुआ है। पहला सवाल हमारा ये है कि भाई किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 108 डिग्री का कोण बनना चाहिए। मेरे प्यारे भाई
आपको पता है कि एक पूरा सर्कल जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। कितने का? 360 डिग्री का। हमको पूछा गया है 108 डिग्री का कोण। 108 डिग्री का कोण मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 108 डिग्री को यदि मैं परसेंट में कन्वर्ट कर दूं कि भाई 108 डिग्री 360 डिग्री का कितने परसेंट होगा, तो आप ये तो कह सकते हो ना कि भाई मैं 36 से काट देना चाहता हूँ। 36 से काटूंगा तो आप कहोगे कि ये 36 दिया 108 और ये 36 कम 36। ठीक है भाई, 10 बार में कट गया, 10 से कम 10 कट गया, तो कितनी डिग्री का कोण बनना चाहिए? कितना परसेंट होता है? ये 30% होता है। कितने परसेंट होता है? 108 डिग्री मतलब 30%, है ना भाई। हमको क्या पता है कि पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, जिसमें 3 मदों के खर्च का योग कितने डिग्री का होना चाहिए? 108 डिग्री। तो मैंने क्या किया, 108 को ही परसेंट में कन्वर्ट कर लिया, और 108 360 का कितने परसेंट है देखा तो हमको मिला 30% के बराबर है। मतलब हम ऐसे 3 मद उठा सकते जिनका सम कितने के बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे उनका सम फिर तो कितने के बराबर होना चाहिए? भाई मैंने कहा 30% के बराबर होना चाहिए, हमने देख ली है। अब देखो ऐसे कौन से 3 मद है जिनका योग 30% के बराबर होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 चीज उठा सकते हैं, तो 15, 6 और 9, क्योंकि इन्हीं का सम 30 के बराबर होगा। यदि मैं इन 3 मदों को जोड़ दूं, एक तो मेरे पास है क्या, एक दिया गया है ये 6% अन्य खर्च, एक शिक्षा पर 15 और एक हमारे पास ईंधन पर 9। ठीक है, तो मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को 15, 9 और 6, तो कितना होगा? तो मैंने कहा 30% तो हो सकता है, 30% हो सकता है भाई, पॉसिबल है। कौन कौन सा लिया मैंने? एक तो मैंने ले लिया आपके पास शिक्षा वाला, शिक्षा। दूसरा ले लिया मैंने ईंधन वाला, ईंधन वाला। तीसरा ले लिया मैंने अन्य वाला। ठीक है, ये तीनों लिया। एक और हमारे पास 15% है, तो यदि हम 15% लेंगे तो एक किराया भी ले सकते हैं 15%। ठीक है, एक हम 9 तो लेंगे ही जो आपके पास ईंधन को स्वैप करेगा, और एक हम तो लेंगे अन्य वाला, लेंगे अन्य वाला, तो भी इनका सम किसके बराबर होता है? मैंने कहा 30% के बराबर। मतलब इन दोनों ऑप्शन में से किराया ईंधन अन्य या शिक्षा ईंधन अन्य, ये 3 मद हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख पाओगे, यहां पर मैं देख लेता हूं, ये है ना, ध्यान से देखिएगा। मैं 3 मद लिखा हूं, ये 3 मद इस प्रकार हैं। कौन कौन सा लिए हमने? एक तो ईंधन, कपड़ा और अन्य। कपड़ा नहीं है तो कपड़ा तो यहीं पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। ईंधन, शिक्षा और अन्य, ये हमारे पास है। ईंधन, शिक्षा और अन्य पर तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका सम किसके बराबर होता है? 30% के बराबर होता है, और 108 डिग्री का मान भी 360 का कितना होता है? 30% होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ईंधन, शिक्षा एवं अन्य, यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे समझ में फटाफट नोट कर लो, ठीक है, इसके बाद इरेज कर दूंगा मैं। तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल अब, यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपए हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ, ये बोला गया है। अब प्यारे भाई ध्यान समझना, किराया और क्या बोला गया है? भोजन पर, है ना। क्या बोला गया है? किराया और भोजन पर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर किराया पर 15% और भोजन पर 45%। किराए पर कितना खर्चा हुआ है? यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, किराए पर 15% और भोजन पर 45% खर्चा हुआ है। याद रखना 15 और 45, है ना। इसी को बेस मानकर हम बना देते हैं। यहाँ पर हमने कहे देखें कि भाई किराए पर कितना खर्च हुआ है, तो आप कहोगे किराए पर खर्च हुआ है 15%, ठीक है, और भोजन पर कितना खर्च हुआ है, तो मैंने कहा भोजन पर खर्च हुआ है 45%। मतलब ओवरऑल कितना परसेंट खर्च हुआ है? मैंने कहा 60% खर्च हुआ है। ठीक है भाई, 60% जो होता है 100% के साथ कंपेयर करना, और 100% कितने के बराबर है? तो मैंने कहा भाई ये तो 25,000 के बराबर, हमको निकालना क्या है? 60% का मान। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, मतलब 60 का गुणा यदि मैं 250 के साथ कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 छक्के कितना होता है? तो आप कहोगे 150 होता है, और ये 2 जीरो का तो 2 जीरो लगा देते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर कि भोजन, भोजन कहता हूँ किस पर, किराया और भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ, तो किराया और भोजन मिलाकर कुल खर्चा कितने के बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर 15,000 आना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ध्यान समझना, हमको बोला है किराया और भोजन, यहाँ पर 15 और ये हो रहा है आपके पास 45, 60 के बराबर, है ना। यहाँ पर ये 15 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए, है ना, ये 14 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 11 दिया गया है।
11 और 14 होगा तब जाके उसका सम 30 के बराबर होगा, तो ये 14 के बराबर होगा। किराए को मान लेते हैं, ठीक है। किराए को कितना मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं। किराए को मान लेते हैं हम 14%, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना, क्योंकि वहां पर फिर डाटा मैच नहीं होगा, तो इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ और कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि भाई भोजन पर कितना खर्च हुआ, 45, और किराए पर मैंने मान लिया 14, तो टोटल खर्च कितने के बराबर हुआ है, 59% का। टोटल खर्च 100% का है, और 100% की वैल्यू दे रखा है कितने हजार के बराबर है, 25,000। हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, इसका मतलब 59 का गुणा किसके साथ करना है, 250 के साथ। अब मैंने कहा 1 जीरो का जीरो लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक। 25 नहीं कितना होता, तो आप कहोगे 225 की 5 हाथ का ही फिर से हमारे पास 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 पंचे 125, 125 और 25 कितना होगा, तो मैंने कहा फिर तो 125 और कैसे गड़बड़ हो रहा है, 25 नहीं होता है आपके पास, 225 की 5, 225 है, मतलब 22 बचेगा यार, बताते नहीं हो आप लोग, 22 बचेगा है ना। 25 पंचे 125, 125 और 22 कितना होता है, तो 147 होता है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों पर मिलाकर कुल खर्च कितने के बराबर होगा, तो मैं समझ गया 14,750 रुपए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। फिर बोला गया शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया है। हमको पता है, यहाँ पर मिटा रहा हूं मैं, देखना। सबसे पहले देखो यहाँ पर शिक्षा पर कितना हुआ, तो आप कहोगे भाई शिक्षा पर यहाँ पर हुआ है 15% और भोजन पर हुआ है 45%। यदि यहीं पर मैं काट दूं, क्योंकि इन दोनों का ही रेशो पूछा गया है, तो आप कहोगे कि भाई शिक्षा पर कितना हुआ है, शिक्षा पर 15% और भोजन पर कितना हुआ है, तो मैंने कहा भोजन पर हुआ है 45%। भोजन पर कितना हुआ, 45%। हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो काटने पर क्या होगा, 15 कम 15 और 15 तिया 45, तो अनुपात कितने का होना चाहिए, 1:3 का होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ, 1:3 आना चाहिए। देखिएगा सवाल को, यहाँ पर 1:3, क्योंकि शिक्षा और भोजन दिया गया है, तो किराए का खर्च कितना होगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ये रहा, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है बोला गया है। अब ध्यान से देखना, किराए पर किया गया खर्च ईंधन पर किए गए खर्च के। अब किराए पर खर्च 14 का किए, हम अभी कुछ देर पहले माने थे कि 14 है, कितना माने, 14 के बराबर, ठीक है। तो मैं इसको 14 मान लेता हूं, या तो 15 भी मान लूंगा तो भी चलेगा, ठीक है फिलहाल। और ईंधन पर कितना खर्च हुआ है, 9, हम उसको 15 ही मानते हैं और इसको मान लेते हैं 9 भाई, ठीक है। तो आप देखो कि भाई ईंधन से जो किराया का है 15, 9 से 15 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे भाई तो ये तो 6 ज्यादा है ना। मैंने कहा ईंधन पर खर्च कितने का है, तो आप कहोगे ईंधन पर 9%, और किराए पर कितना खर्च, तो किराए पर खर्च दिया गया है यहाँ पर 15%। मतलब मैं समझ गया किराया पर का जो हुआ खर्च है, ये ईंधन के खर्च से 6 ज्यादा है। किसमें से, 9 में से भाई, ठीक है। इनटू कितना कर देंगे, 100 तो कर ही सकते हैं, क्या बोला गया सवाल, 66 से 2/3% आएगा क्या। यदि मैं काट दूं, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 200/3, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि भाई ये 66 से ही 2/3% ज्यादा होगा। क्या बोल रहा है सवाल, ध्यान से देखना, इरेज कर दे रहा हूं भाई, है ना, याद रखना। हमारा जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है 167%, मतलब 66 से ही 2/6% ज्यादा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि किराए पर खर्च कितना था, तो किराए पर खर्च आपको पता है 9% था, और इस पर खर्च कितना था, ईंधन पर, तो हमने देखे कि ईंधन पर खर्च हुआ था 15%। बोला गया कितने प्रतिशत अधिक खर्च हुआ है बोला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई 15 को डायरेक्ट ले लें, क्योंकि कितना अधिक नहीं बल्कि कितना एक्स्ट्रा है बोला गया है ईंधन से, तो हम क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब ध्यान समझना, 3 से ही कटेगा और क्या, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से कट गया 5 बार में, 5 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो 500 बटे कितना हो जाएगा, 3। 3 से काटेंगे तो आपको पता है 14 तिया 42 और कट जाएगा क्या, 16 तिया 48, 16 तिया 48 बच गया 2, हो गया 20, 16 छक्के
16 48 बज गए 2, 3 छक्के 18, फिर 2/3%। अप्रोक्सीमेट में हम इसको लिख सकते हैं कितना कि भाई 166 दशमलव कितना होगा 6-7% होगा ना। इसको हम क्या नहीं लिख सकते क्या 167% लिख सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए 167% होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से DI के सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों को केयरफुली ढंग से, और बहुत सरल होता है। यदि आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब पढ़े हो तो आपके लिए ये सब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस होता है कि ऐसा सवाल पूछे जाए, क्योंकि एक ही डाटा में आपको 4-5 सवाल मिल जाता है। ये हमारे लिए काफी बेनिफिट होता है। क्लियर है दोस्तों? तो आगे कंटिन्यू बने रहेगा। आगे जब तक पेपर ना हो जाए, 1 सप्ताह और बचा है। 1 सप्ताह में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन सभी चैप्टर को मैं कंटिन्यू करा ही दूंगा। क्लियर है? आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।